Good morning, everyone. Hope I am audible properly. If you have doubts regarding the upcoming examination or the chapters regarding Charak Samhita, our Purvardha topic, you can ask anytime. So, ये हमने लेक्चर रोग भिषक द्वितीय विमान अध्याय का आज 8वां लेक्चर ले रहे हैं। काफ़ी अंतराल बीच में रहा क्योंकि यूनिवर्सिटी रिलेटेड वर्क काफ़ी चल रहा था। सेंट्रल असेसमेंट प्रोग्राम हो यानी पेपर चेकिंग या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो, तो उसमें थोड़ा व्यस्त थे, इसलिए हो नहीं पाया। तो चलिए, हमने मेरे ख्याल से 95 नंबर श्लोक जो है वो पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था और उसमें विशेषतः प्रकृति परीक्षा, दैट इज द असेसमेंट ऑफ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेशेंट, जिसे हम प्रकृति कहते हैं। आप सभी ने क्रिया शारीर विषय में प्रथम वर्ष उसको अच्छे से जाना है, फिर भी चरक संहिता के दृष्टिकोण से ये क्या आवश्यक बातें चरकाचार्य बताते हैं और जो रुग्ण परीक्षा के लिए आवश्यक है उसको हम थोड़ा जानने का प्रयास चरक संहिता विषय में से करेंगे। अब देखिए, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे श्लोक है, स्क्रीन दिख रही है आपको? हेलो सोनाली, कादम्बरी, स्क्रीन दिख रही है आपको? हेलो। Yes, sir. थैंक यू। Yes, sir. सो तत्र प्रकृत्यादीन भावान अनुव्याख्यास्यामः। तो जो शुरुआत की थी, प्रकृति इत्यादि का परीक्षण होना चाहिए रुग्ण की आप चिकित्सा करने से पहले, तो उसकी जानकारी डिटेल में बताते हैं क्रोनोलॉजिकली चरकाचार्य। और उसमें भी विशेषतः जो 10 चीजें या 10 फोल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट बताती है चरकाचार्य, उनका विस्तार स्वरूप ये श्लोक आते हैं। वो 10 चीजें कौन सी है? तो कारण से लेके कारण, करण, कार्य योनि, कार्य, कार्यफल, अनुबंध, देश, काल और प्रवृत्ति। तो उसमें देश, और वह देश आतुर देश और भूमि देश, इस पद्धति से जब आता है तो आतुर देश की व्याख्या करते हुए, उसका विस्तार करते हुए ये श्लोक हमें 95 नंबर श्लोक जो है उसके अंतर्गत आता है। और वहां पे तद यथा शुक्र शोणित प्रकृतिम, काल गर्भाशय प्रकृतिम, आतुर आहार विहार विकृतिम, महाभूत विकार प्रकृतिम च गर्भ शरीरम अपेक्षते। तो यहाँ पे प्रकृत्यादि भावों की व्याख्या करते हुए, विस्तार करते हुए, देखिए ग्रंथकार जो है उनका भाव और उनके गुरु पुनर्वसु अत्रेय, आज गुरु पूर्णिमा भी है, उनका स्मरण करते हुए आद्य हमारे गुरु पुनर्वसु अत्रेय एवं चरक संहिताकार चरकाचार्य और अन्य भी जो हमारे संहिताकार है वो साक्षात हमारे आप्त है, गुरु है, उनका स्मरण करते हुए हम आगे उसकी व्याख्या करते हैं। तो यथा शुक्र शोणित प्रकृति, तो यहाँ पे प्रकृति की व्याख्या करते हुए शुक्र शोणित प्रकृति, काल गर्भाशय प्रकृति, महाभूत विकार प्रकृति, आतुर आहार विहार प्रकृति, इस प्रकार से 4 प्रकार की प्रकृति बताते हैं चरकाचार्य। यानी हमें अगर आतुर देश का विचार करना है, शरीर का विचार करना है उस रुग्ण के या स्वस्थ व्यक्ति के, तो ये 4 भावों का हमने, और वहां पे वो बताते हैं कि गर्भ शरीरम अपेक्षते, इन प्रकृतियों की अपेक्षा गर्भ करता है, यानी गर्भ शरीर इन प्रकृतियों से बनता है, ऐसा हम आसानी से अर्थ ले सकते हैं। अब आगे बताते हैं कि एतानि ही येन येन दोषेन अधिकेन अनेकेन अनेकेन वा समनुबध्यते बध्यन्ते तेन तेन दोषेन गर्भो अनुबध्यते। अब इन प्रकृतियों का जो प्रभाव है वो गर्भ शरीर पर पड़ता है, और वो किस प्रकार से पड़ता है तो वो संक्षेप में बताते हैं। जिस दोष, यानी देखिए एक होगा या अनेक होंगे,
उनकी अधिकता होती है और उसी प्रकार से उन दोष के प्रभाव से वह गर्भ शरीर प्रभावित होता है, यानी उसका उत्कटता उन दोषों की उस शरीर में, गर्भ शरीर में दिखती है। और वहां पे वो कहते हैं इसीलिए ततः सा सा दोष प्रकृति ही उच्यते, और इसीलिए दोष का प्रभाव या दोष का आधिक्य वह एक दोष का हो सकता है, दो दोषों का हो सकता है, या तीनों दोषों का हो सकता है, वो प्रभाव गर्भ को करता है और उसी को दोष प्रकृति ही कहते हैं। और वही मनुष्य शरीर के बारे में वो स्पष्ट करते हैं कि उनकी अधिकता से दोष प्रकृति वह कही जाती है उस व्यक्ति की। अब इस दोष प्रकृति को ही देह प्रकृति भी कहते हैं। हमने वो क्रिया शारीर विषय में आपने जाना है। इसलिए अब देखिए वो शब्द प्रयोग कैसे करते हैं। तस्मात् श्लेष्मला प्रकृति प्रकृत्या केचित, पित्तला केचित, केचित शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कुछ लोग, यानी उस वक्त भी इन प्रकृतियों को संबोधन किस पद्धति से किया जाए, तो नोमेनक्लेचर मेथोडोलॉजी, वो कुछ लोग उसको श्लेष्म प्रकृति कहते हैं, श्लेष्मला प्रकृत्या, कुछ लोग पित्त प्रकृति कहते हैं। अभी ये जो श्लेष्मल पित्तल, ये जो यहाँ पे बात दिखाई देती है वो हम सर्वसामान्यतः कफज या श्लेष्मज, पित्तज, वातज प्रकृति, या फिर हम केवल दोष का ही उल्लेख करते हैं, कफ प्रकृति, पित्त प्रकृति, वात प्रकृति। तो ये चरकाचार्य जी की परिभाषा है। वो कुछ पित्तल प्रकृति, कुछ वातल प्रकृति और कुछ आगे वो बताते हैं संसृष्टा केचित समधातवाह केचित भवन्ति। संसृष्टा यानी संसृष्ट शब्द जो प्रयोग किया है वो द्वंद्वज प्रकृति के लिए किया है। और समधातवाह केचित भवन्ति, अब देखिए बहुत युक्तिपूर्वक शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया है। यहाँ पे समदोषज ऐसा शब्द प्रयोग न करते हुए वो बताते हैं समधातवाह केचित भवन्ति, यानी जब दोष समान अवस्था में रहेंगे, ये बैलेंस कंडीशन है, इन हार्मनी वात पित्त कफ है, तो इसीलिए वो धातुवत कार्य करते हैं साम्यावस्था में, यानी धारण का कार्य करते हैं शरीर का। इसलिए वहां पे समधातवाह ऐसा शब्द प्रयोग समदोषज प्रकृति के लिए किया गया है। तेषाम ही लक्षणानि व्याख्यास्यामः, उन लक्षणों का आगे वह विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। अब जब हम टीका पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो वहां पे स्पष्टतः हमें मिलता है कि प्रकृति इस शब्द का जो प्रयोग किया है, आप अगर यहाँ पे टीका में देखेंगे तो प्रकृतिम इति स्वभावम, प्रकृति क्या है, तो वह स्वभाव है। और स्वभाव कैसे होता है, वो कभी बदलता नहीं है। जैसे सूरज हमेशा पूरब की तरफ ही उसका उदय होगा और अस्त जो है सूरज का, सूर्य का, वह पश्चिम की तरफ होगा। पानी प्रवाहित होगा जहाँ पे वो यानी ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होगा, वो कभी उल्टा नहीं हो सकता। तो ये स्वभाव है। कांटे हमेशा चुभेंगे, गुलाब का फूल जो है वो हमेशा गंध सुगंध देगा, तो ये स्वभाव है। उसी प्रकार से वह लक्षण जो उस शरीर के होते हैं उस व्यक्ति के, वो कभी बदलते नहीं है। एतानि इति शुक्रादिनी, तो ये शब्द प्रयोग जो है वो विशेषतः शुक्रादि प्रकृतियों को ग्रहण करता है। जैसे ऊपर बताया, शुक्र शोणित प्रकृति, काल गर्भाशय प्रकृति, आतुर आहार विहार प्रकृति, महाभूत विकार प्रकृति, इस प्रकार से। अब ये शुक्र शोणित, अत्र शुक्र शोणिते वा यादृक् अवस्थे दोषः तादृक् गर्भे प्रकृतिम, यहाँ पे जो शब्द प्रयोग आता है वह विशेषतः प्रकृतिर्भवति, यानी जो माता पिता के, हम उसको कहेंगे अंगावयव या बीज भाग के स्वरूप में वह शुक्र और शोणित होता है और उसका संयोग होने के बाद गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो वह माता पिता के दोषों की जो स्थिति रहेगी वह प्रभावित करेगी और उसी के अनुसार प्रकृति का निर्माण होता है। अब उत्कट यह स्थिति जो है वह अधिक्य के लिए दर्शाती है। ये उत्कट शब्द का यहाँ पे आप
देख सकते हैं। अब देखिए, किस काल में गर्भ का अवस्थान होता है वह भी गर्भ की प्रकृति में कारण होता है। यानी 9 माह तक हमने अगर ये गर्भावस्था मनुष्य शरीर की वहां पे रहती है और उसका जन्म होता है, जब हम विचार करते हैं किसी लक्षणों का या किसी व्याधि का, तो उस व्यक्ति की जन्म की तिथि अगर हम देखेंगे या तारीख देखेंगे और उसके पहले 9 माह की वर्षादि ऋतु का क्या प्रभाव रहेगा और उसके अनुसार अगर हम चिकित्सा करेंगे तो वो ज्यादा प्रभावित रहती है। यानी ऋतु का प्रभाव, यानी वातावरण का प्रभाव जो है वह भी होता है, ये हमें सूक्ष्मता से जानना चाहिए। वैसे ही आहार विहार जो माता सेवन करती है, देखिए यहाँ पे गर्भाशयस्थश्च दोषाः मातुः आहार विहारौ तत्कालीनौ। उस गर्भावस्था में माता जो आहार विहार करती है, सेवन करती है, उसी के अनुसार वह गर्भ का पोषण होता है, उसी आहार से, उसी विहार से वो प्रभावित होते हैं। अब इन कारणों को हमने समझना चाहिए। यद दोष करण स्वभाव हो, वह जो है गर्भ के पूर्ण निर्माण के वक्त, विकास के वक्त प्रभावित करते हैं गर्भ को। इन प्रकृत्यारंभक कारणों में जो भाव अधिक होता है वही उस व्यक्ति की प्रकृति होती है। अब प्रकृत्यारंभक भाव के दृष्टि से इन 4 घटकों को हमने देखना चाहिए। शुक्र शोणित को, काल गर्भाशय प्रकृति को, मातु आहार विहार प्रकृति और महाभूत विकार प्रकृति, इनको प्रकृति आरंभक कारण समझना चाहिए। अब यहाँ पे आगे वह बताते हैं चक्रपाणि दत्त जी, कालादयाः च शुक्र शोणितम एव कुर्वन्ताः प्रकृति जनकाः भवन्ति तंत्र अंतरे शुक्र शोणितगतो दोषेन व प्रकृति उत्पादो दर्शिताः। इसका तात्पर्य यह होता है कि शुक्र शोणित की जो प्रकृति उत्पादक ये प्रमुख कारण है अथवा प्रकृति का निर्माण करने वाले कारण है, लेकिन वहां पे अन्य तंत्रों का, यहाँ पे देखिए जो उनका मत यहाँ पे कोट किया है, तंत्र अंतरे शुक्र शोणितगत दोष जो है वही केवल प्रकृति उत्पादक दर्शिता है। तो अन्य तंत्रों में शुक्र शोणित को ही केवल कारण माना है प्रकृति के उत्पादक के लिए, लेकिन चरकाचार्य जो है वहां पे इन 4 घटकों को विशेषतः उसमें से एक घटक शुक्र शोणितगत दोष है, इनको मानते हैं। आशा है आपको ये विस्तार से थोड़ा सा समझ में आ रहा हो। ठीक है। गर्भादि प्रवृत्ते इति गर्भस्यादि मेलके प्रवृत्ता, यानी गर्भ निर्माण के समय ही प्रकृतियों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये एग्जैक्टली प्रकृति कब उत्पन्न होती है या निर्माण होती है। जब शुक्र शोणित का संयोग होता है तभी इसका निर्माण होना प्रारंभ होता है। आहार विहार, गर्भाशय की स्थिति, वो ऋतु उस वक्त का, इन सभी बातों से वह प्रभावित होता है और वह प्रकृति उस व्यक्ति की बनती है। यहाँ पे वो स्पष्ट कर देते हैं कि प्रकृति विकारश्च सूत्रस्थान एव व्याकृताः। तो वह यहाँ पे सूत्रस्थान में जो उसका वर्णन है उसके बारे में वो बताते हैं। देखिए माता का आहार विहार भी उसके ऊपर प्रभाव करेगा। विशेषतः समदोष के बारे में, अत्र च समदोषैः वृद्धैः गर्भ जन्म एव न भवति इति। अब यहाँ पे तीनों दोषों का एक साथ वृद्ध होना यानी समदोष प्रकृति वह कहलाता है। अगर समान मात्रा में एक साथ ही वह दोष अगर रहेंगे तो भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि वह विकृति की स्थिति है। इसीलिए समदोष ऐसा शब्द प्रयोग न करते हुए उन्होंने समधातु इस शब्द का प्रयोग किया है। इसका अभिप्राय हमने यही जानना चाहिए कि तीनों दोषों की इस स्थिति में रहना जो शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, ऐसी स्थिति वह समधातु प्रकृति से जानना चाहिए।
अब काल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा कफ प्रकृति की ओर मुड़ेंगे और सबसे पहले 96 नंबर जो वर्ष टेक्स्ट में है हमारे चरक संहिता में, वह श्लेष्म प्रकृति या श्लेष्मल प्रकृति के बारे में लक्षण बनना चाहिए। किसे हम श्लेष्मल प्रकृति कहेंगे, तो उसके स्पेसिफिक लक्षण यहाँ पे कोट किए हैं। चरकाचार्य जो बताते हैं कफज प्रकृति के लक्षण, श्लेष्मा ही स्निग्ध श्लक्ष्ण मृदु मधुर सार सांद्र मंद स्तिमित गुरु शीत विज्जालाच्छाहा। तो यहाँ पे ये जो शीत के बाद शब्द आता है विज्जालाच्छाहा, तो ये पिच्छिल और अच्छ इसके लिए शब्द प्रयोग है। विज्जाल शब्द पिच्छिल के लिए है, ये आप जानिए। सबसे पहले जो प्रकृति में लक्षण दिखाई देंगे वो श्लेष्मा यानी कफ दोष के जो गुणधर्म है, उसकी प्रॉपर्टीज है, जैसे स्निग्ध श्लक्ष्ण मृदु मधुर सार सांद्र मंद स्तिमित गुरु शीत पिच्छिल अच्छ, अच्छ यानी स्वच्छ। तो ये गुणधर्म उसके होने की वजह से और इन गुणधर्मों की अधिकता होने से उनके लक्षण उस व्यक्ति में दिखाई देंगे। अब देखिए, तस्य स्नेहात श्लेष्मला स्निग्धांगा, तो ये चरकाचार्य जी का वैशिष्ट्य है। किस गुणधर्म की वजह से, किस प्रॉपर्टी की वजह से कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, ये लॉजिकली एक्सप्लेनेशन, कार्य कारण मीमांसा हम जिसे कहते हैं, वह बताते हुए वह कफ प्रकृति का या प्रकृतियों का वर्णन करते हैं। तो मैं श्लोकों को न पढ़ते हुए डायरेक्टली उसके तात्पर्य में आपको चीजें बताऊंगा। तो कफ के स्निग्ध गुण की वजह से कफ प्रकृति वाले पुरुष स्निग्ध अंगों वाले होते हैं। यही जरूरत है, क्योंकि अधिकता से अगर स्निग्धता होगी तो हमें वह विकृति ज्यादा न बढ़े, स्निग्धांग शरीर में स्निग्धता अधिक होगी तो उसके विपरीत गुण का हमें द्वंद्व या गुरुवादी गुणों का हमने पदार्थ विज्ञान में अभ्यास किया है, उस प्रकृति पद्धति से उसको विशेष सिद्धांत से हमें उसे कार्य करना पड़ेगा और चिकित्सा करनी पड़ेगी। और यह वर्णन जो है गुणों के अनुसार जो लक्षण दिखाई देते हैं, इसी दृष्टि से उन्होंने कथन किया होगा और उसका कोई अन्य मतलब नहीं हो सकता। यही चरकाचार्य जी का वैशिष्ट्य। श्लक्ष्ण गुण के कारण श्लक्ष्ण अंगों वाले होते हैं। श्लक्ष्ण शब्द का अर्थ हमें पता है चिक्कणता या स्मूथनेस। अब मृदु गुण के कारण शरीर में वह अन्य लक्षण दिखाई देते हैं, उसमें विशेषतः सुंदरता, सुकुमारता, गौरवर्ण, ये मृदु गुण के कारण। मधुर गुण के कारण अत्यधिक शुक्र वाले, अत्यधिक मैथुन करने में समर्थ, अत्यधिक संतान, ये लक्षण उन्होंने दिखाई देते। सार जो गुण बताया है उसके कारण संगठित एवं स्थिर शरीर उस व्यक्ति में दिखाई देता है। सांद्र गुण से क्या होगा, तो सांद्र गुण के कारण सभी अंग पुष्ट और उनके परिपूर्ण स्थिति में होंगे। मंद गुण के कारण वह व्यक्ति अल्प चेष्टा एवं अल्प आहार विहार करने वाला होगा। स्थैमित्य या यहाँ पे स्तिमित ऐसा शब्द प्रयोग फर्स्ट लाइन में जो किया है, उस स्तिमित गुण के कारण, देखिए यहाँ पे मैं अंडरलाइन करके आपको बताता हूँ, स्थैमित्यात्, तो स्तिमित गुण के कारण क्या होगा, इस प्रकृति का मनुष्य जो है वह किसी भी कार्य का प्रारंभ शीघ्रता से नहीं करेगा। वह थोड़ा सा हम उसको बिल्कुल शीघ्र आरंभ क्षोभ विकारा, अशीघ्र सॉरी, यानी वह आलसी जैसा हमें प्रतीत होगा, बहुत स्लोली एक्ट करता है, या किसी चीज के बारे में रिएक्शन हो, किसी कार्य का प्रारंभ हो, वो बहुत ही यानी आलसी पद्धति से करेगा। ठीक है, लेजीनेस इनमें विशेषता दिखाई देता है। अब और एक उसके एक अच्छी बात है इस गुण के कारण, वह है अक्षोभ विकारा, तो उसके मन में कोई भी क्षोभ होता नहीं है, यानी जो रजतम से प्रभावित होके जो विकार, मानसिक विकार उस व्यक्ति में दिखाई देते हैं किसी व्यक्ति में सामान्यतया,
वह इस कफ प्रधान प्रकृति वाले पुरुष में बिल्कुल दिखाई नहीं देती। तो ये एक अच्छी बात है। इस प्रकृति के लोग विशेषतः गुरुत्वा गुरु गुण के कारण इनमें क्या दिखाई देता है, तो दृढ़ता एवं निश्चितता, यानी वो एक बार कमिटमेंट करेंगे तो वो किसी की नहीं सुनेंगे इस पद्धति से। अब देखिए, वह कार्य अंतिम उसकी फल प्राप्ति तक वह प्रयत्नशील रहते हैं और उस पर डटे रहते हैं, ऐसा ही अर्थ हम इसका ले सकते हैं। गुरुत्वात् सार अधिष्ठितावस्थित गतयाः, ठीक है, तो उसे अवश्य ही पूरा करते हैं। शैत्य गुण के कारण क्या दिखाई देगा, उसमें भूख प्यास संताप स्वेदजन्य जो विकार होंगे वह शीत गुण से कम उत्पन्न होते हैं, ठीक है। यानी ये स्थितियां जो है, जैसे क्षुधा तृष्णा संताप स्वेद, ये इससे वो प्रभावित नहीं होगा, ये जो हम उसको कहेंगे वो दोष उसमें कम दिखाई देते हैं। अब ये विज्जल यानी पिच्छिल, ये जो गुण है उससे सुश्लिष्ट सार संधि बंधना तथा अच्छत्वात् प्रसन्न दर्शना। तो अच्छा ये गुण जो है तो पिछले गुण से विशेषतः सुश्लिष्ट सार, यानी जो संधि बंधन है वो केवल अस्थि के नहीं, वो मांस धातु के रहेंगे, अन्य एक दूसरे के वो सीरा के रहेंगे, वो हम धमनियों के रहेंगे, जो भी संधि बंधन है वह सभी मजबूती से बंधे हुए रहेंगे। अब अच्छत्वाद यानी अच्छ गुण से क्या होगा, प्रसन्न दर्शन आनना, तो विशेषतः स्वच्छ इस गुण से उन प्रकृतियों वाले लोग जो है उनकी दृष्टि, उनका चेहरा, उनका वर्ण, उनका स्वर, ये सभी प्रसन्न और स्निग्ध दिखाई देगा, ठीक है। इस प्रकार तत् एवं गुण योगा श्लेष्मला बलवंतो वसुमंतो विद्यावंतो ओजस्विना शांता आयुष्मंता च भवन्ति। और संक्षेप में उस पुरुष के इन सभी जो गुण है इनकी वजह से वह बलवान होता है, ऐश्वर्यवान यानी धन संपत्ति उसके पास विपुल मात्रा में रहती है, वह विद्वान यानी वो विशेष ज्ञान उसके पास रहता है और वह स्थिर रहता है, ओजस्वी शांत स्वभाव वाला और आयुष्मंत यानी लंबी आयु वाली यह व्यक्ति रहती है। ये सब गुण धर्म विस्तार से यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कफ प्रधान प्रकृति के चरकाचार्य बताते हैं। अब चक्रपाणी दत्त जी की जो टीका है उसमें कुछ शब्द प्रयोग वह अशीघ्र शब्द आरंभादि भी प्रत्येकम अभिसंबद्धते, तो अशीघ्र ये जो शब्द है वह हर जगह प्रयुक्त करना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए आप, अगर यह शब्द यहाँ पे हर एक दूसरे के साथ जोड़ना चाहिए ऐसा कहते हैं। अब सबसे पहले उसको विस्तार भयात हम ड्रॉप करते हुए आगे बढ़ेंगे। सारगतयो न स्खलन्ति अधिष्ठतगतयाः सर्वेन पदेन महिम आक्रमन्ति इत्यादि। अब देखिए, न चपला गतिर्भवति वगैरह ये अर्थ हमें समझाते, जिसको हमने पहले से जाना है। मृदुत्व आता है विशेषतः आप महाभूत प्रधानता से जलकृतम ऐसा कहते हैं। और अंग्रेजी अनुवाद को न देखते हुए पित्त प्रकृति की ओर बढ़ते हैं। विशेषतः जैसे श्लेष्म प्रकृति के बारे में उन्होंने बताया, वैसे ही पित्तम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम मिश्रम अम्लम कटुकंच। तो ये उष्ण तीक्ष्ण द्रव मिश्र अम्ल और कटुक, ये जो विशेषता है गुण है, 6 गुण है, उनके अनुसार क्या क्या उनमें लक्षण दिखाई देते हैं उनका विस्तार ग्रंथकार करते हैं। तो विशेषतः उष्ण औष्ण्या, वही उनका मेथोडोलॉजी है बताने का, कारण बताते हैं किस गुण से कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो उष्ण गुण के कारण उन पित्त प्रकृति वाले लोगों में विशेषतः वह क्या होते हैं, भवंती उष्ण असहा, यानी उष्ण वातावरण हो वो बिल्कुल उनको सहन नहीं होता, ठीक है। और उसी के वजह से
उष्ण मुखा सुकुमार अवदात गात्राः, यानी वह सुकुमार होते हैं, गौर वर्ण वाले होते हैं। उनका यहाँ पे शब्द प्रयोग किया है मुखम उष्णा, यानी मुख उष्ण होता है। अब इसका दो अर्थ हम ले सकते हैं, यानी वह बहुत शब्द प्रयोग जो करते हैं वह रहेगा, या फिर उनके जो फेशियल स्ट्रक्चर्स रहेंगे वह बहुत ही शार्प रहेंगे, यह भी अर्थ हम ले सकते हैं। ठीक है, या उनके शब्द जो रहेंगे वो थोड़े से हम कहेंगे दूसरे को पेनेट्रेटिंग या चुभने वाले ऐसे हो सकते। अब इनके शरीर में विशेषतः क्या और लक्षण दिखाई देते हैं, देखिए। प्रभुत विप्लु व्यंग तिल पीड़का शुद्ध पिपासावंता। इनके शरीर में विशेषतः ये शब्द जो विप्लु व्यंग ये शब्द प्रयोग आते हैं, विशेषतः त्वचा विकार, छोटी छोटी फुंसियां हो या चेहरे पे दाग धब्बे हो, व्यंग शब्द से हम इसको अर्थ ले सकते हैं। जैसे बटरफ्लाई पैचेस हो, या फिर हरे रंग की झाई भी कभी कभी आ जाती है, या फिर तिल पीड़का जो है वो उसमें ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तिल आपको उनके शरीर पे दिखाई देंगे। विशेषतः आपको सभी को पता है पित्तम तु स्वेद रक्तयोः, तो पित्त प्रधान, पित्त की जो उष्णता है वो रक्त में अधिक रहेगी और उसका रिफ्लेक्शन जो है वो स्किन के ऊपर आता है। जैसे टंग इज मिरर ऑफ स्टमक ऐसे कहा जाता है, वैसे ही स्किन इज मिरर ऑफ योर ब्लड क्वालिटी या रक्त धातु की स्थिति आपको बताने के लिए त्वचा का परीक्षण किया जाता है। तो ये ज्यादा से ज्यादा लक्षण इसलिए हमें दिखाई देते हैं। आगे है क्षिप्र वली पलित खालित्य दोषाः। तो ये क्या चीजें होती हैं? क्षिप्र यानी शीघ्र ही, वह विशेषतः वय के अनुसार वह लक्षण नहीं दिखाई देंगे, तो उससे पहले ही जैसे हम कह सकते हैं कि इन 30 ऑल्सो उनके जो बाल है वो पकना या सफ़ेद हो जाना, या व्रिंकल्स झुर्री पड़ना, विशेषतः चेहरा जो है वो दिखाई पड़ता है, या सहज हम उसको देख सकते हैं वहाँ पे हमें वो वली पलितता यानी झुर्री पड़ना या बाल सफ़ेद होना या फिर बाल गिरना झड़ना यानी गंजापन, ये उनमें ज़्यादा दिखाई देता है, यानी जल्दी दिखाई देता है और ज़्यादा प्रमाण में दिखाई देता है। ठीक है, आगे है प्रायः मृदु अल्पक तिल। ओके, सो दिस इज द टाइम लैप्स, वी हैव 10 मिनट्स लेफ्ट। एनीवे, सो आगे देखेंगे विशेषतः इन व्यक्तियों में श्मश्रु यानी दाढ़ी मूछ के बाल कहेंगे, लोम यानी शरीर के ऊपर जो भी स्किन हेयर्स रहेंगे, विशेषतः केश यानी स्काल्प के ऊपर के हेयर्स, सर के बाल, वह मृदु यानी बहुत ही सॉफ्ट, अल्प ये नंबर्स कम बताते हैं अल्प शब्द से, और कपिल वर्ण वाले जिसे हम भूरा रंग या ग्रे कलर कह सकते हैं, ऐसे वो डार्क ब्लैक नहीं रहते, वो कम प्रकृति में डार्क ब्लैक हमें लक्षण दिखाई देता है। अब देखिए आगे वह बताते हैं तैक्ष्ण्या। अब ये सभी जो सबसे पहले उष्ण से क्या क्या होता है, तो वह यहाँ से उष्ण असह से लेके केशाश्च यहाँ तक ये प्रभाव हमें उष्ण गुण से दिखाई देता है। अब तीक्ष्ण गुण से क्या कार्य कारण मीमांसा, तीक्ष्ण गुण के अधिकता से क्या होता है, देखिए यह लोग क्या होते हैं तीक्ष्ण गुण की वजह से, तैक्ष्ण्यात् तीक्ष्ण पराक्रमाः, तो वह तीक्ष्ण पराक्रम वाले होते हैं। मतलब क्या है, तो वह अधिक पराक्रम यानी जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसको यश प्राप्ति करते दिखाई देते हैं। तीक्ष्ण अग्नयाः, तो तीक्ष्ण अग्नि वाले यानी उनका पचन जो है वो शीघ्रता से होता है, प्रभुत मात्रा में, इसीलिए वह प्रभुत अशन पाना, अधिक प्रमाण में वो खाते पीते हैं, क्योंकि पचन उनका तीक्ष्ण अग्नि होने की वजह से जल्दी ही पच जाता है जो भी खाते हैं, तो इसलिए फिर से भूख लगती है और फिर खाते हैं इस प्रकार से। अब यही वह तीक्ष्णता से वह क्लेश असहिष्णुवो यानी क्लेश यानी कष्ट वो सहन नहीं कर पाते। ठीक है,
दंद शुकाहा। ये दंद शुकाहा शब्द से चक्रपाणि दत्त की ये ब्लू लाइंस में टीका आप पीपीटी में देख रहे हैं। दंद शुकाहा पुनः पुनः भक्षणशीला, यानी वह बार बार खाते हैं। फिर भी ये तीक्ष्ण अग्नि की वजह से ही ये लक्षण है, या तीक्ष्ण पित्त के गुण अधिक होने की वजह से ये लक्षण है। बार बार वो खाते रहते हैं, हर 2 घंटे में उनको खाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। आप भी आपके साथ में या परिवार का कोई सदस्य इस गुण वाला देख सकते हैं, तो उसको समझना चाहिए आपने इनमें पित्त का विशेषतः तीक्ष्ण गुण बढ़ा है। द्रव गुण के कारण क्या लक्षण दिखाई देते हैं? देखिए, द्रवत्वात् शिथिल मृदु संधि मांसाहा। द्रव गुण के कारण प्रकृति के इस व्यक्ति के पुरुष की संधियां जो है मांसपेशियां विशेषतः शिथिल एवं कोमल होती है। और आगे प्रभुत सृष्ट स्वेद मूत्र पुरुषाश्च। स्वेद मूत्र और पुरुष ये जो है वो सभी मल उसमें ज्यादा निकलते दिखाई देते हैं। स्वाभाविक है, वो जलपान ज्यादा कर रहा है तो शरीर में वाटर कंजम्पशन ज्यादा है, खाना अधिक खा रहा है तो मलों की भी उत्पत्ति प्रमाणतः अधिक रहेगी। आगे है विसरत्वात्। विसर गुण के कारण इस प्रकृति वाले पुरुष जो है उनके विशेषता देखिए, प्रभुत पूति कक्षास्य शिरसंधि गंधाः, यानी कक्ष प्रदेश के लिए आर्मपीट या एक्जिला हम कह सकते हैं, मुख, सिर, शरीर, यह अत्यंत दुर्गंध वहां से निकलती है। अब ये अधिक स्वेद प्रवृत्ति होने के कारण भी है, और विशेषतः विस्र ये जो पित्त का गुण है जिससे शरीर की गंध निकलती है और वही अधिक हो जाए तो उसको दुर्गंध कहते हैं। वह विस्र गुण के कारण होगा, ओवर स्वेटिंग के कारण, और विस्रता भी बड़ी है इसके कारण। अब आगे है कट्वम्लत्वात्। तो विशेषता है कटु और अम्ल, ये जो 5वां और 6ठा गुण है पित्त का, वह उसके प्रभाव से क्या होता है, तो वह व्यक्ति अल्प शुक्र व्यवाय अपत्याः। तो ये अल्प शब्द यहाँ पे अल्प शुक्र, अल्प व्यवाय, अल्प अपत्याः, इस पद्धति से हम जाने इसको प्रमाणतः, जिसको हम क्वालिटी भी कहेंगे और क्वांटिटी भी, वह कम रहेगी शुक्र धातु की। मैथुन क्षमता उनकी कम रहेगी, और संतति भी जो है उनकी संख्या में कम रहेगी। तएव अंग गुण योगा तएवं गुणयोगात् पित्तला मध्य बला मध्य आयुषो मध्य ज्ञान विज्ञान वित्त उपकरणवन्तश्च भवन्ति। तो इनका सारभूत या समरी बताते हुए इनके इसी गुणों के कारण इस प्रकृति वाले व्यक्ति जो है वह मध्यम बल, मध्य आयु, मध्य ज्ञान विज्ञान और धन एवं उपकरण वाले रहते हैं। जो कफ प्रकृति के साथ बहुत ही हमें यह व्यक्ति ऐश्वर्यवान संपत्तिवान दिखाई देते हैं, उसकी तुलना में यह सभी स्थितियों में मध्यम गुण वाले दिखाई देते हैं, पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति। ठीक है, तो ये जो दशविध परीक्षा भाव है उनको देखते हुए इन चीजों को हम समझ रहे हैं, विशेषतः देह देश को हम समझ रहे हैं। ठीक है, आज को व्याख्यान हम यही आज रोकते हैं, और आपके अगर प्रश्न